तो बच्चों, मेरा नाम संदीप और मेरे YouTube चैनल ज्ञान गंगा पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 6 विज्ञान का पाठ नंबर 1, जिसका नाम है भोजन यह कहाँ से आता है। आइए इस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि जितने भी जीव हैं इस पृथ्वी पर रह रहे हैं, उन सभी को भोजन की आवश्यकता क्यों होती है। चाहे वो इंसान है, चाहे वो जानवर हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हैं, हर एक जीव को भोजन चाहिए। तो क्यों चाहिए भोजन, ठीक है। आइए इसी बारे में सबसे पहले बात करते हैं। तो पहला पॉइंट है वृद्धि के लिए, मतलब जितने भी पेड़ पौधे हैं, मनुष्य हैं, जानवर हैं, उन सबको बड़े होने के लिए, अपनी वृद्धि करने के लिए भोजन चाहिए। छोटे बच्चे को भोजन चाहिए ताकि उस बच्चे का जल्दी से विकास हो सके। पेड़ पौधों को भोजन चाहिए ताकि वो बड़े हो सके, है ना। जानवरों को भी भोजन चाहिए बड़े होने के लिए, ठीक। तो पहला पॉइंट ये हो गया। अगला पॉइंट है कार्य करने के लिए ऊर्जा प्रदान करना। सभी जीवों को कार्य करने के लिए जो शक्ति मिलती है, जो ऊर्जा मिलती है, वो भोजन से मिलती है। इसलिए सभी जीवों के लिए भोजन बहुत ही आवश्यक है। अगला पॉइंट की बात करें, क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत और प्रतिस्थापन के लिए। देखिए, चाहे वो मनुष्य है, चाहे वो जानवर है, या फिर पेड़ पौधे, अगर इनको चोट लगती है तो उस चोट को जल्दी से जल्दी ठीक करने के लिए भी भोजन की आवश्यकता होती है। ये नहीं कि हम भोजन को जहाँ पर चोट लगी वहाँ पर लगाएंगे और हमारा शरीर ठीक हो जाएगा। नहीं, भोजन खाने से, अगर हम अच्छा भोजन लेंगे तो उससे हमारी जो चोट है या फिर हमारे शरीर में कोई भी चोट वगैरह लगी है तो जल्दी से ठीक हो जाती है। ओके। संक्रमण से रोगों के खिलाफ प्रतिरोध और सुरक्षा प्रदान करने के लिए, भाई भोजन जो है, पौष्टिक भोजन लेते हैं तो उसमें काफ़ी सारे पौष्टिक तत्व होते हैं जिनसे हमारे शरीर को बीमारियों के खिलाफ लड़ने की शक्ति मिलती है और हमारा जो शरीर है वो बीमारियों से अपनी रक्षा कर पाता है। जैसे अभी आप लोग देख रहे हैं, अभी कोविड का काल चल रहा है ना। 2 साल से 2020 से अभी तक कोविड फैला हुआ है हमारे भारत देश में। तो जो भारत सरकार है वो भी ये निर्देश जारी कर रहे हैं ताकि आप पौष्टिक भोजन लें, काढ़ा पिएं, ये सब पिएं, है ना, ताकि उनसे हमारे शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता वो बढ़ जाए और हम कोविड-19 से बच सकें। तो उसी तरीके से हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि सभी जीवों के लिए भोजन आवश्यक है, क्योंकि भोजन से शरीर को बीमारियों से लड़ने की शक्ति मिलती है। यदि किसी व्यक्ति को भोजन नहीं मिलता है तो वह कमज़ोर महसूस करता है और उसके बीमार होने की पूरी संभावना होती है। अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हमारे शरीर की शक्ति खत्म होती चली जाएगी और फिर कोई भी बीमारी हमको आसानी से पकड़ सकती है। अब हम बात करेंगे, जब पृथ्वी पर अलग अलग टाइप के, अलग अलग प्रकार के जीव पाए जा रहे हैं तो उनका भोजन भी अलग अलग प्रकार का होगा, ठीक है। तो इस बारे में पढ़ते हैं। भारत के विभिन्न राज्यों में खाए जाने वाले खाद्य पदार्थों की एक विस्तृत श्रृंखला है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं भारत में मनुष्यों की बात करते हैं। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं, भारत देश बहुत बड़ा है ना। और अलग अलग, तो भारत में बहुत सारे राज्य भी हैं, तो अलग अलग राज्य में अलग अलग प्रकार का खाना खाया जाता है। जैसे कि जो गुजराती लोग होते हैं उन्हें ढोकला पसंद होता है, पंजाबी लोग होते हैं उन्हें छोले भटूरे पसंद होते हैं। आपको देखकर, ये चित्र देख के आपके मुँह में पानी आ रहा होगा, लेकिन पढ़ाई पे ध्यान देना है, इन चीज़ों पे अभी ध्यान नहीं देना। और जो साउथ इंडिया के लोग होते हैं, जैसे कि तमिल वगैरह के, कर्नाटक के लोग होते हैं, जो वो लोग इडली, डोसा, सांभर ये सब खाते हैं। और जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें नॉनवेज पसंद होता है। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि भारत में अलग अलग राज्यों में जो रहने वाले लोग हैं उनका भोजन भी अलग अलग प्रकार का होता है। चलते हैं आगे। सबसे पहले बात करेंगे भोजन के स्रोत की, मतलब भोजन हमें मिलता किन किन चीज़ों से है, ठीक है। स्रोत मतलब होता है सोर्स, किन किन चीज़ों से हमें भोजन मिल रहा है उन्हें बोलेंगे भोजन के स्रोत। हमारा भोजन विभिन्न स्रोतों से आता है। जो भी हम खाना खाते हैं वो हमें अलग अलग चीज़ों से मिलता है। जैसे हमें पौधों के साथ साथ जानवरों से भी भोजन मिलता है ना। समझ रहे हैं आप इस बात को। हमें कुछ भोजन तो पौधों से मिलता है, कुछ भोजन हमें जानवरों से मिलता है। जैसे बात करें गेहूँ, तो गेहूँ हमें किससे मिलता है भाई, पौधों से मिलता है, ठीक। इसके बाद बात करते हैं चावल की, चावल हमें किससे मिलता है, ये भी पौधों से मिलता है। बात करते हैं दाल की, दालें हमें किससे मिलती हैं, ये भी हमें पौधों से मिलती हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा अभी तक, हमने जो ये जो भोजन देखे हैं, ये जो गेहूँ, चावल, दाल देखिए, ये सब हमें कहाँ से मिलते हैं, पौधों से मिलते हैं। इसके बाद बात करते हैं दूध की। दूध हमें किससे मिलता है, जानवरों से मिलता है, भैंस से, गाय से, बकरी से, भेड़ से, ठीक। बात करते हैं शहद की। शहद हमें किससे मिलता है, मधुमक्खी से मिलता है, ठीक। बात करते हैं अंडे की। अंडे हमें किससे मिलते हैं, जानवरों से मिलते हैं। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, हमारा जो भोजन है, कुछ भोजन तो हमें पेड़ पौधों से मिल रहा है और कुछ भोजन हमें क्या है, जानवरों से मिलता है। इसके बाद बात करते हैं पका हुआ भोजन हमारे शरीर द्वारा आसानी से खाया और अवशोषित किया जा सकता है। मतलब हमेशा, अब अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे
तो डॉक्टर हमेशा ये कहता है कि हमें जो भोजन है वो एकदम पका हुआ भोजन खाना चाहिए, ताकि पका हुआ भोजन हमारे पेट में आसानी से पच जाता है और हमारे शरीर के जो अंग है उनके द्वारा अवशोषित किया जाता है। ठीक है, और दूसरा ये है, खाना पकाने से खाने के अंदर के जो कीटाणु होते हैं वो भी मर जाते हैं, इसलिए हमें हमेशा पका हुआ, अच्छे से पका हुआ भोजन खाना चाहिए। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं चित्रों में, ठीक है, यहाँ पे चाउमीन, यहाँ कोई सब्जी बनाई जा रही है, सब्जी हमें हमेशा पका के खानी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं अंकुरित बीज की। वे बीज जो पानी में भिगोने पर सफ़ेद धागे जैसी संरचना विकसित करते हैं उन्हें अंकुरित बीज कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि चना हो गया, मूंग हो गया, है ना। आपने देखा होगा जो कुछ लोग बच्चे होते हैं जिन्हें बॉडी बिल्डिंग का शौक़ होता है, बॉडी बनाने का, तो वो लोग क्या करते हैं, सुबह सुबह मतलब रात को चने या मूंग की दाल को पानी में भिगो देते हैं, फिर सुबह उसको खाते हैं। और कई तो ऐसे करते हैं, उसे कई दिन तक पानी में भिगो के रखते हैं, फिर जब उसमें से छोटे छोटे जब सफ़ेद धागे जैसे निकलने लग जाते हैं तब उसको खाना स्टार्ट करते हैं। तो इस टाइप की जो चने या मूँग की दाल होती है उसे हम अंकुरित बीज कहते हैं। हमें प्रतिदिन अंकुरित अनाज का सेवन करना चाहिए, क्योंकि अंकुरित जो अनाज होता है उसके अंदर बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं चना, है ना, तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं, जो चना होता है उसे पानी में भिगो देते हैं, उसमें सफ़ेद जब 2-3 दिन तक वो भीगा रहता है, फिर उसमें से धागे जैसा कुछ निकलने लग जाता है। उसी धागे जैसी संरचना जब उसमें निकलने लग जाती है तो इस टाइप के अनाज को हम बोलते हैं फिर अंकुरित बीज कहते हैं। और इसमें काफ़ी ज़्यादा पोषक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ऐसे यहाँ पर देख रहे हैं आप मूंग की दाल को भी अगर पानी में भिगो के रखें तो उसमें से भी धागे जैसी संरचना जैसे चने में निकल रहे थे इसमें भी निकलने चालू हो जाते हैं, और ये भी हमारे शरीर के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। मूंग और चना के अंकुरित बीज बहुत ही पौष्टिक होते हैं, इनमें काफ़ी ज़्यादा पौष्टिक तत्व पाया जाता है। अंकुरण में बीजों को भिगोना और पानी निकालना और फिर उन्हें अंकुरित होने तक छोड़ देना शामिल होता है। अब कई बार बच्चों को ये समझ नहीं आता अंकुरण किया कैसे जाता है, तो इसमें बताया गया है कि जो भी चना है या मूंग की दाल है उसे रात को आप पानी में भिगो दीजिए, अगले दिन सुबह उठ कर उसका पानी निकाल दीजिए और फिर उन्हें किसी कपड़े में, गीले कपड़े में बांध कर कुछ समय के लिए ऐसे छोड़ दीजिए, तो आप क्या देखेंगे उसमें धीरे धीरे अंकुर निकलने चालू हो जाएंगे। स्प्राउटस को सलाद के रूप में कच्चा खाया जा सकता है या पकाया जा सकता है। स्प्राउटस का मतलब होता है अंकुरित बीज, जैसे आप यहाँ चित्र में देख रहे हैं। अब बात करते हैं हम लोग संघटक की। संघटक क्या होते हैं? किसी व्यंजन या भोजन को तैयार करने के लिए आवश्यक सामग्री उसकी संघटक कहलाती है। ठीक है, संघटक का मतलब ये होगा किसी भी चीज़ को बनाने के लिए जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है, किसी भी भोजन को तैयार करने के लिए जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है उन सभी चीज़ों को हम संघटक कहते हैं। जैसे बात करें हम रोटी की, तो रोटी को बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? आटा और जल चाहिए। तो आटा और जल क्या है? वो रोटी की आवश्यक सामग्री है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? ये क्या संघटक है। ठीक, उसी तरीके से दाल को बनाने के लिए क्या 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 चाहिए? कच्ची दाल चाहिए, हमें जल चाहिए, नमक चाहिए, तेल चाहिए और मसाले चाहिए। तो कच्ची दाल, जल, नमक, तेल, मसाले, इन सबको हम क्या बोलेंगे? ये क्या है? दाल का संघटक है। आ रही बात समझ में आपको? संघटक का मतलब ये होता है कोई भी जो चीज़ है, कोई भी जो भोजन है, वो किन किन सामग्रियों से मिलकर बना हुआ है, उन सभी सामग्रियों को हम संघटक कहते हैं। अब यहाँ पर कुछ और खाद्य पदार्थ दिए गए, जैसे इडली की बात करते हैं। जो साउथ इंडिया के लोग हैं उनको बहुत अच्छा लगता है। इडली किस चीज़ की बनी होती है? इसको बनाने के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए? चावल चाहिए, उड़द की दाल चाहिए, नमक चाहिए और जल चाहिए। ठीक है, सामने आप चित्र में देख रहे हैं, यहाँ पे इडली बनी हुई है। और ये जो चावल, उड़द की दाल जो है, ये सब हमें कहाँ से मिलता है? पौधों से मिलता है। ठीक, फिर दूसरा जो हम देखते हैं आगे लिखा हुआ है चिकन करी। जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो लोग इसे अच्छे से जानते होंगे। चिकन, ये हमें कहाँ से मिलता है? जानवरों से मिलता है। मसाला, ये हमें कहाँ से मिलता है? पेड़ पौधों से मिलता है। तेल और घी हमें भी पेड़ पौधों से मिलता है, और जल। ठीक है, फिर बात करते हैं खीर की। खीर जो है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है? दूध, चावल, चीनी। तो दूध, चावल, चीनी को क्या बोलेंगे? ये क्या है? इसका संघटक है। ऐसी कच्ची सामग्रियों की खीर जो है इन चीज़ों से मिलकर बन रही है। ठीक, चलते हैं आगे। भोजन के रूप में पौधों के भाग और जंतु उत्पाद। अब देखेंगे पौधों के कौन कौन से भाग को हम खा सकते हैं। तो भाई यहाँ जो सामने चित्र देख रहे हैं, तो इस चित्र में क्या दिखाया गया है? देखिए, पौधे के फूल दिखाए गए हैं, पुष्प लिखा हुआ सबसे ऊपर, नीचे फल लिखा हुआ है, फिर इसका तना लिखा हुआ है, पत्तियाँ लिखी हुई हैं। ठीक है, फिर नीचे जड़ें लिखी हुई हैं। तो हम
पौधों का अगर ध्यान से देखें नीचे से लेकर ऊपर तक इसका हर एक भाग भोजन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अब आप सोचते होंगे कि ऐसे कैसे होता है, हम तो ऐसा कुछ भोजन पेड़ पौधा खाते ही नहीं है। लेकिन नहीं बच्चों, हम पौधों के जड़ से लेके फूल तक जो उसमें लगते हैं वो सब खाते हैं अपने भोजन के रूप में। देखिए कैसे। सबसे पहले बात करेंगे पालक की। पालक क्या है? पत्तियां हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, पत्तियों को भोजन के रूप में यूज़ करते हैं ना। हम लोग खाते हैं घर, सर्दियों में ज़्यादा साग बनता है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, ये जो पालक की पत्तियों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि हम पौधों की पत्तियों को भी भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। मूली, मूली क्या है? ये जड़ है, जड़। ठीक है, तो हम मूली भी खाते हैं। तो इसका मतलब क्या, हम पौधों की जड़ों को भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। गाजर, ये भी क्या जड़ होती है और इसका भी हम भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। सरसों का फूल है ना, तो आपने देखा सरसों का फूल का भी इस्तेमाल किया जाता है। और क्योंकि इस फूल और इसमें जो दाने निकलते हैं, फल लगते हैं, उसको तोड़ के फिर उससे तेल निकाला जाता है। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि पौधे के हर एक भाग का प्रयोग किया जाता है हमारी भोजन सामग्री के लिए। और भी हैं, आगे चलते हैं। पौधों से भोजन कैसे मिलता है इस बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं। उत्पादक क्या होता है? क्योंकि जो खाना अपना खुद बनाते हैं, हरे पौधे क्या करते हैं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। वे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन तैयार करने के लिए प्रकाश, वायु, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और क्लोरोफिल का उपयोग करते हैं। जो हरे पौधे हैं वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। सब बच्चों, आप लोग ये जानते होंगे कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या लेते हैं, वो हमसे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और उसके बदले में हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। तो बच्चों, कभी आपने ये सोचा कि जो पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं वो उसका क्या करते हैं? बच्चों, होता ये है कि जो पेड़ पौधे हमसे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं वो उस कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में। और उस प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में उस कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करके वो अपने लिए भोजन बनाते हैं। और उसी भोजन उस जब भोजन बनता है, उस भोजन बनने के साथ साथ उनमें ऑक्सीजन भी बनती है और वही ऑक्सीजन फिर वो हमारे लिए छोड़ देते हैं। इसीलिए पौधों को हम क्या बोलते हैं, उत्पादक बोलते हैं, क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं। वो खाना किसी दूसरे पेड़ पौधे से नहीं लेते हैं, ना ही किसी जानवर से लेते हैं, ना ही मनुष्यों से लेते हैं। वो अपना खाना खुद तैयार करते हैं। पौधों के विभिन्न भाग हमारे लिए भोजन के स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, हम पौधों के अलग अलग भाग को भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने बताया था, जड़ को खा लेते हैं, उसके तने को भी खा लेते हैं हम लोग पौधों के, है ना। हम जो फल, सब्जियां, अनाज और दालें खाते हैं वे पौधों के विभिन्न भागों से प्राप्त होते हैं। जैसे गाजर हो गया, मूली है, शलगम है, शकरकंद है, चुकंदर जैसे पौधों की जड़ें खाई जाती हैं ना। मैंने बताया था आपको, गाजर, मूली इन पौधों की जड़ें हैं। ठीक है, शलजम भी पौधों की जड़ होती है, शकरकंद भी पौधों की जड़ है, चुकंदर भी पौधों की जड़ होती है, जिसका इस्तेमाल हमारी भोजन के रूप में किया जाता है। यहाँ आप चित्र में देख रहे हैं, ये गाजर देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं चुकंदर, है ना। तो आपको पता है कि चुकंदर में सबसे ज़्यादा खून होता है, कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा हीमोग्लोबिन होता है चुकंदर खाने से। जब किसी व्यक्ति को खून की कमी हो जाती है तो डॉक्टर उससे ये राय देता है कि आप चुकंदर खाइए, क्योंकि चुकंदर खाने से हमारा हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है। और सर्दियों में आता है, थोड़ा खाने में इसका स्वाद अच्छा नहीं होता, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होता है ये हमारे लिए। उसी तरीके से यहाँ बनी है शकरकंद। शकरकंद भी खाने में अच्छी लगती है, इसे इंग्लिश में स्वीट पोटैटो बोलते हैं। ये बहुत अच्छा लगता है खाने में। इसे चूल्हे में भून के आप खा सकते हैं या फिर पानी में उबाल लें इसे, और फिर इसे धनिया और हरी मिर्च की चटनी के साथ इसे खाया जाता है। चलते हैं इसके आगे। कुछ पौधों के तने खाए जाते हैं। ठीक है, जैसे गन्ना हो गया, आपको पता है लोग गन्ना चूसते हैं, तो गन्ना क्या पौधे का तना है। ठीक है, और गन्ने का इस्तेमाल चीनी बनाने के लिए भी किया जाता है। केले के पौधे का तना और फूल भारत के विभिन्न हिस्सों में पकाया और खाया जाता है। बात करते हैं आलू की। आलू भी क्या है, आलू पौधे का तना होता है जिसे हम सब्जी के रूप में इस्तेमाल करते हैं। प्याज, प्याज भी क्या है, प्याज भी एक तना है जिसे हम सब्जी के रूप में खाते हैं। लहसुन हो गया, अदरक हो गया, ये सभी क्या वो तने हैं जो मिट्टी के अंदर तो हैं, लेकिन हम उनको सब्जी के रूप में इस्तेमाल करते हैं। पौधे हमें फल और सब्जियां भी प्रदान करते हैं। अभी तो हमने पौधों से सब्जियां देखी, लेकिन अब फल और सब्जियां दोनों देखेंगे। देखिए, पौधों से हमें सेब मिलता है, केला मिलता है, वाटरमेलन मतलब तरबूज, चेरीज मिलती हैं, आम मिलते हैं, मटर मिलती है, पालक वगैरह भी मिलती है, खीरे मिलते हैं और लौकी या घिया मिलता है।
तो हमने यहाँ पर क्या देखा, पौधों से हमें फल भी मिलता है और सब्जियाँ भी मिलती हैं। अब हम बात करेंगे पशु से भोजन की। हम देखेंगे पशुओं से हमें किस प्रकार से भोजन मिलता है। मांस, अंडा, शहद, दूध, पनीर, मक्खन और दही जैसे ये सभी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं, पौधों से मिलती हैं और मनुष्य द्वारा इस्तेमाल की जाती हैं। और बकरी, मुर्गी, मछली और झींगे जैसे जानवरों का लोग इस्तेमाल करते हैं उनका मांस खाने के लिए। ठीक है बच्चों, शहद जैसे आपने ये देखा है ना। फिर हम बात करते हैं चिकन की, लोग चिकन भी खाते हैं, मांस जिसे कहते हैं। कुछ लोग अंडे खाते हैं, तो ये हमें सब कहाँ से मिलता है, जानवरों से मिल रहा है। दूध पीते हैं, ये भी हमें जानवरों से मिलता है। पनीर खाते हैं, ये भी हमें जानवरों से मिलता है। मछली खाते हैं, ये मछली भी तो जानवर ही है ना। अब बात होता है जानवर क्या खाते हैं। भाई अभी तक तो हमने ये पढ़ा कि हमें भोजन कहाँ कहाँ से मिलता है, मनुष्य क्या खाते हैं, पढ़ेंगे जानवर क्या खाते हैं। तो अलग अलग जानवरों की अलग अलग खाने की आदतें होती हैं। तो भोजन की आदतों के आधार पर जानवरों को 3 समूहों में बांटा गया। हमने देखा है पृथ्वी पर अलग अलग प्रकार के जानवर होते हैं, है ना। जैसे आपने देखा होगा शेर है, चीता है, गाय है, भैंस है, बकरी है। ठीक है। अब आप देखिए शेर क्या खाता है, मांस खाता है। शेर तो घास वगैरह नहीं खाता। उसी तरीके से गाय है, बैल है, ये लोग तो घास खाते हैं, ये मांस नहीं खाते, है ना। तो इसी आधार पर मतलब जीवों की, जो पृथ्वी पर जानवर हैं, उनके खाने का जो भोजन है वो अलग अलग है। मतलब उनके भोजन की आदतें अलग अलग हैं। इस आधार पर उनको अलग अलग समूह में बांटा गया। 3 समूह हैं इसके। पहला समूह आएगा शाकाहारी, दूसरा आएगा मांसाहारी, तीसरा आएगा सर्वाहारी। तो पृथ्वी पर जितने भी जानवर हैं उसके अंदर मनुष्य भी शामिल हैं। ठीक है, मनुष्य भी एक प्रकार का जानवर ही है। तो इन सभी जानवरों को 3 समूहों में बांटा गया भोजन की आदत के अनुसार, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। बात करेंगे सबसे पहले शाकाहारी की। क्या होते हैं शाकाहारी? शाकाहारी जानवर वे जानवर हैं जो केवल पेड़ पौधों से के भोजन उत्पादों को खाते हैं। जैसे गाय वगैरह हो गया, हिरन है, घोड़ा है, जिराफ है, गिलहरी है, तितली है। ये सभी क्या है, ये सभी वो जानवर हैं जो पेड़ पौधों को खाते हैं और उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं इसके आगे मांसाहारी की। मांसाहारी वे जीव हैं जो केवल अन्य जानवरों का मांस खाते हैं, जैसे शेर, बाघ, सियार, गिद्ध, उल्लू, चील, सांप, मकड़ी, है ना। ये सभी किसके उदाहरण हैं? ये सभी मांसाहारी के उदाहरण हैं। जैसे आप नीचे चित्र में देख रहे हैं, सांप देख रहे हैं। सांप क्या करता है, वो दूसरे जानवरों को खाता है। शेर भी दूसरे जानवरों को खाता है। मकड़ी ये भी दूसरे छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को खाती है। चीता ये भी दूसरे जानवरों को खाता है ना। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ये सभी ऐसे जानवर जीव हैं जो दूसरे जानवरों को खाते हैं। तो जिनको हम क्या बोलेंगे, मांसाहारी बोलेंगे। अब आता है अगला सर्वाहारी। सर्वाहारी कौन से जीव होते हैं? सर्वाहारी जानवर वे हैं जो पौधे और अन्य जानवरों के मांस दोनों खाते हैं। मतलब ऐसे जीव जो जानवरों को भी खा सकते हैं और पौधों को भी खाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, सर्वाहारी। जैसे भालू, कौवा और मनुष्य। ठीक है, मनुष्य भी क्या, सर्वाहारी। आपने देखा होगा कुछ लोग क्या कहते हैं, कुछ लोग नॉनवेज भी खाते हैं, अंडा खाते हैं, बकरा खाते हैं, मुर्गा खाते हैं, है ना। और वो लोग दूध भी पीते हैं, सब सब्जी रोटी भी खाते हैं। तो मतलब क्या दिख रहे हैं, मनुष्य के साथ सर्वाहारी है, वो सब प्रकार की चीज़ें खा सकता है। वो मांसाहारी भी है और कैसा, शाकाहारी भी। इसलिए मनुष्य को हम क्या बोलते हैं, सर्वाहारी बोलते हैं। ऐसे भालू जो है वो भी सर्वाहारी है। भालू पेड़ पौधे भी खा लेता है और मांस भी खा लेता है। और कौवा भी ऐसा ही है, क्योंकि वो भी रोटी भी खा लेता है और मीट मांस भी खा लेता है। ठीक है बच्चों। जैसे कौवा आप चित्र देख रहे हैं यहाँ पर, ये मनुष्य का चित्र देख रहे हैं और ये भालू का। ठीक बच्चों, आज का हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को मेरे इस चैनल ज्ञान गंगा के बारे में जानकारी दीजिए, ताकि आपके साथ साथ आपके जो दोस्त हैं वो भी विज्ञान पढ़ सकें हिंदी में, और उनको जैसे आपने इस विज्ञान को पढ़ते हुए काफ़ी आनंद का महसूस किया, ऐसे वो भी आनंद को महसूस कर सकें। तो बच्चे मिलते हैं फिर अपनी अगली वीडियो में।